चलिए क्लास टेंथ का ये लेसन नंबर 5 है, नागरी लिपि। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने गुजराती, बंगाल और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृतिक और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नागरी लिपि से के प्रारंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दें। तो चलिए इसका आंसर है, विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नागरी लिपि कब एवं सर्वदेशिक लिपि थी? तो इसका आंसर है, ईसा की 8वीं 10वीं 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे देश में व्यापक थी, अतः उस समय एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सबको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप सब पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो इसका आंसर है, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षर में स्थिरता आई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? चलिए ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है, विद्वानों का विचार है कि भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहली बार नागरी लिपि लेख प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, जो क्वेश्चन विविया होगा हम खुद ही बोल देंगे ये क्वेश्चन विविया, तो इसको विविया आप मान के चलिए। और चलिए क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? क्योंकि ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। तो विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्व अर्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो इसका आंसर है, गुप्त काल की ब्राह्मणी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के
अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोने हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है और ये सिरे रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी अक्षर की चौड़ाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है? तो इसका आंसर है नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वान में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ा। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? तो चलिए इसका आंसर है, नागरी लिपि के साथ साथ उनके प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है। 8वीं-9वीं सदी से प्रारंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगाला आदि का जन्म ले रही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है, दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। नंदी नागरी कहाँ की लिपि है? दक्षिण भारत की लिपि को क्या बोलते हैं? नंदी नागरी लिपि कहते हैं। कोंकण के शिलाहार, मंडखेट, राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेख की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि के नाम दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप सब पीडीएफ ले सकते हैं।